अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। तो कल हमने बात की थी कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस्तेमाल करते हुए रेडियो वेव्स बनाई गई और बहुत दूर दराज इलाकों तक समंदर पार भी पैगामात को पहुंचाया गया। ये किस तरह से मुमकिन हुआ, कौन सी तारे हैं फिजा में, कहां पर ये तारे हैं जिनकी वजह से पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। कोई तार फिजा में मौजूद नहीं है, फिर भी पैगाम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। सारे का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खेल है। तो आज हम इसको बोर्ड पर प्रेजेंटेशन की सूरत में साबित करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है और एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है और पैगाम रसानी का जरिया है। मार्कोनी ने यह नजरिया दिया था और साबित किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती हैं और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और फिर उसने मुख्तलिफ तजर्बात किए, तजर्बात की बुनियाद पर उसने साबित किया और ये करके दिखाया कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैगाम रसानी का जरिया है, कम्युनिकेशन का जरिया बन सकती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वेव ऐसी वेव जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, प्रोपोगेट करती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पिछले ही टॉपिक में हमने देखा था, पिछली वीडियो में, कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर ये वेव पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक वेव पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। अब ये नहीं है कि कोई मीडियम इसको चाहिए होगा, कोई मीडियम होगा तभी ये प्रोपेगेट करेगी, नहीं, बल्कि ये बगैर मीडियम के ही वैक्यूम में ही सफर कर सकती है। तो ये वैक्यूम में भी सफर कर सकती है, एयर में भी सफर कर सकती है और स्पेस में भी सफर कर सकती है। तो ये हर जगह ही यूज होती है, इसकी वजह से ही ये वायरलेस, ब्लूटूथ, इंटरनेट, जीपीएस वगैरह काम करते हैं। उसके बाद हमारा असली जो क्वेश्चन था कल कि मार्कोनी ने किस तरह से वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, किस तरह से प्रोपोगेशन हुई। तो उसने क्या किया था कि एक एंटीना लिया, एंटीना में से जब दूसरी वेव, अल्टरनेटिव वेव गुजरी और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा हुआ तो इर्ताश पैदा हुआ, जब इर्ताश पैदा हुआ तो वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू कर दी। मार्कोनी यूज द एंटीना, पहले उसने एंटीना को यूज किया, उसके बाद अल्टरनेटिव वेव उसमें से गुजरी, उसके बाद चार्ज ऑसिलेट करने लग गया। चार्ज को ऑसिलेट करने से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब ये दोनों फील्ड पैदा हो गए तो वेव प्रोड्यूस हुई। जब वेव प्रोड्यूस हुई तो दूसरे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर था उस पर भी तीन नुक्तों की आवाज जो हमने सुनी थी कि ये मॉरिस कोड होता है, एस के से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तीन नुक्तों की आवाज आई थी, बीप बीप बीप। तो ये प्रोड्यूस हुई थी किसकी वजह से, एक एंटीना की वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये तीन नुक्तों की आवाज पैदा हुई। तो इस तरह से ये प्रोपोगेशन होती है वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन इस तरह से होती है। और मार्कोनी ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया था वेव की प्रोपोगेशन के लिए। तो एक सवाल यहाँ पर है कि सूरज की रोशनी कितने मिनट में, कितनी देर में जमीन तक पहुंचती है। तो ये अराउंड अबाउट 8 मिनट एंड 20 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में ये हमारे पास इतनी होगी। और अगर किलोमीटर की बात की जाए तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये सफर तय करती है। उसके बाद वेव जब बनती है तो उसमें से दो चीजें होती हैं, बेसिकली तीन चीजें होती हैं। पहले एक क्रस्ट भी होता है, टर्फ होता है और एक वेवलेंथ होती है। और उसके बाद उसका टाइम पीरियड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को समझते हैं, उसके बाद क्रस्ट और टर्फ को भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में जितनी वेव गुजर रही हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट किया जाता है एफ के साथ और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। उसके बाद आता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट या दो टर्फ के दरमियानी फासले को, कम से कम फासले को
हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इसको लैम्डा के साथ शो किया जाता है, और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। अब सवाल दूसरा पैदा होता है कि क्रस्ट और टर्फ क्या होता है। तो वेव जब पैदा होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक रस्सी को लें और इसको जोर जोर से हिलाएं, तो उसके कुछ हिस्से जो होंगे वो एक दूसरे के करीब होंगे और कुछ हिस्से एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो जो हिस्से एक दूसरे के करीब होते हैं उनको क्रस्ट बोलते हैं, वेव के हिस्से एक दूसरे से दूर होते हैं उनको हम टर्फ बोलते हैं। तो दो क्रस्ट और टर्फ के दरमियानी फासले को हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो उसके बाद टॉपिक आता है कि वेव स्पीड जब होती है, वेव की स्पीड, तो उसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसको आप प्रूव करते हैं कि किस तरह से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आता है। तो वेव स्पीड फार्मूले को प्रूव करते हैं कि किस तरह से फार्मूला बनता है वेव के प्रोपगेशन का और किस तरह से वेव ट्रेवल करती है। तो वेव का फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें से v क्या है, वेलोसिटी है, f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा पता है कि ये फासला है दो क्रस्ट या टर्फ के दरमियान। तो एक वेव लेते हैं, वेव हमारे पास आ गई और ये हमारे पास आ गया क्रस्ट और ये हमारे पास आएगा टर्फ। अब इसके दरमियानी फासले को हम बोलते हैं लैम्डा। इसका फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसको हम स्पीड ऑफ वेव की फॉर्म में देखें, स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में देखें, तो ये हमारे पास बनेगा c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी v और c हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट होगी। उसके बाद हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है s ओवर t, मतलब कि फासला ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। अब यहाँ पर फासला हमारे पास यहाँ ले रहे हैं हम लैम्डा, तो हम s को लैम्डा के साथ रिप्लेस करेंगे। v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी बन गया, और v इज इक्वल टू इनको सेपरेट कर लिया तो लैम्डा डॉट 1 ओवर टी हो गया। अब हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर टी आ गया। तो 1 ओवर टी की जगह पर यहाँ पर हम f प्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एफ लैम्डा। तो इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसको रोशनी की लाइट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये फार्मूला था वेव स्पीड का। अब उसके बाद वेव की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ रखती हैं और लो फ्रीक्वेंसी रखती हैं। अब लॉन्ग वेवलेंथ जब रखेंगी तो हमने कल ही देखा था कि बहुत दूर से वेव को प्रोपगेशन किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था। तो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी फासला इसने तय किया और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। अब उसके बाद इसके यूजेस हैं, यूजेस कौन कौन से होते हैं। इन द कम्युनिकेशन में इसको यूज करते हैं हम। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम रेडियो पर प्रोग्राम सुनते हैं, शो सुनते हैं, तो ये इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बदौलत ही ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद टेलीविजन हम देखते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बदौलत ही है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, हम मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, तो उसमें भी यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किरदार है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। उसके बाद वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट में अब कौन कौन सी चीजें आती हैं। जमीन के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं तो इनको नेविगेशन भी चाहिए होती है। जब नेविगेशन की बात आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर उसके बाद सैटेलाइट के साथ राब्ता कायम करने के लिए, कम्युनिकेशन कायम करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज पेश हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हवाले से। तो बेसिकली तीन थ्योरीज पेश हुई। पहली मैक्सवेल ने थ्योरी पेश की, उसके बाद हेनरिच ने थ्योरी पेश की, और उसके बाद इसको अमली जमा पहनाने के लिए मार्कोनी ने अपना किरदार अदा किया। तो मैक्सवेल की थ्योरी यह थी कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अपना वजूद रखती हैं, बस उसने इतनी ही थ्योरी पेश की थी। उसके बाद हेनरिच ने मुख्तलिफ तजर्बात करके इनको पैदा किया, लेकिन वो भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये हवा में स्पीड के साथ सफर कर सकती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं। लेकिन बहुत सारे तजुर्बात करने के बाद मार्कोनी इस मकाम पर पहुंचा, इस बात पर पहुंचा, उस क्वेश्चन का हल तलाश करने में कामयाब हो गया, और इसने ये कर दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी सकती है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से रेज होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से
आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में क्यों ट्रेवल कर सकती है, ये हमने पीछे देख लिया है। दूसरा क्वेश्चन, हु एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड देम, किसने एक्सपेरिमेंटली तौर पर इनको पैदा किया, किसने। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द मार्कोनी कंट्रीब्यूशन टू द वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में मार्कोनी ने क्या किरदार अदा किया, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। वह चौथा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये भी हमने पीछे देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, उनके यूनिट्स क्या होते हैं। उसके बाद आखिरी जो पांचवा क्वेश्चन है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस भी आ सकते हैं। 1901 में दुनिया ने सिर्फ 3 नुक्ते सुने थे, लेकिन हकीकत में सिर्फ ये मोरिस कोड नहीं थे, वो इंसानी तारीख का ऐलान था कि अब इंसानी तारीख बदलने वाली है, अब दुनिया बदलने वाली है, अब दुनिया वायरलेस पर शिफ्ट होने वाली है। पहले क्या होता था कि तारों के जरिए कम्युनिकेशन होती थी, अब बगैर तारों के वायरलेस के जरिए कम्युनिकेशन शुरू होने वाली थी। आज हमारा मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन जितने भी जराए अबलाग के जरिए हैं, तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही यूज हो रही होती है। ये सब इन्हीं लहरों की बदौलत मुमकिन है और यही साइंस की खूबसूरती है। एक नजरिया, एक तजुर्बा और एक ख्वाब पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने साउंड वेव में कितना किरदार अदा किया और किन किन साइंसदानों ने इसमें कंट्रीब्यूशन की, कौन कौन सी थ्योरीज पेश हुई और उसके बाद कब इसको अमली जमा पहनाया गया और कब वो 3 नुक्ते सुने गए। और ये कल हमने देखा था थ्योरेटिकली टॉपिक में, और आज हमने प्रैक्टिकली भी यहाँ पर प्रूव किया और उन पे क्वेश्चन भी देखे। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले टॉपिक का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।